So, good evening, guys, and welcome to today's session. Now, I am sharing the screen. Am I visible? Yes, Guys, sir. Yes, sir. तो वेलकम टू ऑल फिफ्थ सेशन ऑफ को करिकुलर क्लास। अभी तक हमारी यूनिट 1 ही चल रही है, ह्यूमन वैल्यूशन प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। आज हम देखेंगे गांधी कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेवन सिंस। आप सभी लोग गांधी जी को जानते हैं, ऐसा तो Yes, कोई है sir. नहीं जो गांधी जी को नहीं जानता हो। ऐसा तो कोई नहीं है ना। तो गांधी जी इज द नेशन फादर नेशन, फादर ऑफ नेशन। ओके, उसकी उपाधि किसने दी थी गांधी जी को? फादर ऑफ नेशन किसने बोला था गांधी जी को? सुभाष चंद्र Sir, बोस। Subhash Chandra Bose. सुभाष चंद्र बोस। ओके, गुड। और सर ये ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे महात्मा ग्रेट गांधी फ्रीडम जी, फाइटर थे, जो नॉन वायलेंस को सपोर्ट बिलीव करते करते थे। थे, यानी नॉन वायलेंस में बिलीव हाँ। करते थे। ओके, तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। गांधी जी ने समाज के लिए 7 ऐसे पाप बताए या 7 ऐसे श्राप बताए जो समाज के लिए क्या है, श्रापित है, यानी कि जिससे समाज में क्या होता है, दूषित होता है। समाज कैसा होता है, दूषित होता है। ओके, तो आज पूरा का पूरा सेशन इसी बात पे रहेगा, उनके 7 के 7 सिंस जो हमें कैसे एक समाज के लिए अच्छे कर सकते हैं अगर आप इन 7 सिंस को दूर रखोगे तो। ओके, सो लेट्स बिगिन। Mahatma Gandhi, the leader of the Indian independence movement, outlined his concept of 7 social sins in a list that reflects his moral and ethical philosophy. Gandhi believed that these sins were obstacles to the individual and societal progress, and that addressing them was crucial for building a just and harmonious society. It means कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता, यानी कि जो भारतीय स्वतंत्रता के मुख्य आंदोलन नेता थे महात्मा गांधी, उन्होंने समाज के लिए एक अवधारणा दी जिसे एक सूची के रूप में बताया। उन्होंने एक अवधारणा दी, यानी उन्होंने ये चीजें बताई कि समाज के लिए क्या चीजें ऐसी हैं जो पाप के लिए जानी जाती हैं। तो उन्होंने एक अवधारणा दी जिसे हम जानते हैं 7 सोशल सिंस, यानी 7 सामाजिक पाप। उन्होंने इन्होंने इनको बोला था 7 सामाजिक पापों को एक लिस्ट में रिफ्लेक्ट किया, जो क्या थे, उनके नैतिक और नैतिक दर्शन को दर्शाते हैं। जो ये 7 कॉन्सेप्ट्स हैं, 7 सिंस, वो उनके नैतिक यानी गांधी जी के नैतिक और नैतिक दर्शन को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, यानी बताते हैं कि गांधी जी कैसे थे, उनके नैतिक कैसे थे और उनके नैतिक दर्शन किस तरीका था। गांधी जी बिलीव्ड दैट दीज सिंस वर ऑब्स्टेकल टू द इंडिविजुअल एंड सोसाइटल प्रोग्रेस एंड दैट एड्रेसिंग देम वाज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग अ जस्ट एंड हार्मोनियस सोसाइटी। गांधी जी का मानना था कि ये पाप व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति में बाधा करते हैं, कि अगर समाज में ये पाप होंगे, अगर ये 7 जो पाप इन्होंने बताए, अगर ये पाप समाज में होंगे तो क्या होगा कि वो व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति के लिए, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है इंडिविजुअली और सोशल, यानी कि सामाजिक रूप से और अपने रूप से, यानी व्यक्तिगत रूप से जो हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, जो हमारी प्रकृति होगी, उसमें क्या बनेंगे, ये बाधा बनेंगे। उसमें क्या बनेंगे, बाधा बनेंगे। एंड दैट एड्रेसिंग देम वाज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग अ जस्ट एंड हार्मोनियस सोसाइटी। तो इनका समाधान करना एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण था, यानी कि उन्होंने इस 7 पापों का समाधान करना किसके लिए महत्वपूर्ण बताया, एक अच्छे सभ्य समाज के लिए, एक सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए, एक न्यायपूर्ण समाज के लिए, जिससे कि सभी समाज में क्या मिले, न्याय मिले, और सामंजस्य बना रहे, सामंजस्य यानी कि बैलेंस बना रहे समाज में। और ये जो 7 श्राप है, 7 सिंस, 7 पाप हैं, वो क्या है, जिससे कि आपका क्या हो, मोरली डेवलपमेंट हो और एथिकली डेवलपमेंट हो। और वो बिलीव करते थे इस बात में कि ये जो सातों के सातों पाप हैं वो क्या करेंगे, आपके इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से आपके प्रगति के रूप में, यानी आपके डेवलपमेंट के रूप में आपकी बाधा बनेंगे, आपका ब्रेकर बन के आएंगे, यानी कि वो आपको आगे नहीं
बढ़ने देंगे। ओके, these seven social as articulated by Gandhi were meant to serve as a moral compass for individuals and a guide for social transformation. Gandhi believed that addressing these sins would contribute to the creation of a just, humane, and sustainable society. His principle continue to inspire individuals and movements around the world seeking to promote justice, equality, and moral conduct. यानी कि गांधी जी द्वारा बताए गए ये 7 सामाजिक पाठ व्यक्तियों के लिए नैतिक दिशा निर्देश है और सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन के रूप में काम करते हैं। सर माइक्रोफोन। So these 7 social sins are articulated by Gandhi were meant to serve as a moral compass for individuals एंड अ गाइड फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जो इन्होंने 7 गांधी जी द्वारा बताए गए जो 7 सामाजिक पाप थे वो व्यक्तियों के लिए क्या थे, एक दिशा निर्देश, नैतिक तरीके से दिशा निर्देश, और सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या थे, मार्गदर्शक के रूप में काम करने के लिए थे। यानी कि अगर समाज इनको देख रहा है तो समाज इनको किस तरीके से देखे, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से इनको देखते हो तो व्यक्तिगत रूप से आप कैसे देखो, नैतिक दिशा निर्देश के रूप में। यानी कि आप नैतिक दिशा निर्देश के रूप में इनको देखें, सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्गदर्शक के रूप में और व्यक्तिगत रूप से नैतिक दिशा निर्देशक के रूप में। गांधी बिलीव that addressing these sins would contribute to the creation of a just, humane, and sustainable society. His principles continue to inspire individuals and movements around the world seeking to promote justice, equality, and moral conduct. यानी इन पापों को संबोधित करने से न्यायपूर्ण, मानवीय और टिकाऊ समाज के निर्माण में योगदान मिलेगा। यदि हम लोग इन सातों पापों को क्या करें, समाज से दूर करें, तो उससे क्या होगा, एक ऐसा समाज बन के आएगा, एक ऐसा समाज बन के निकलेगा जो कैसा होगा, पूरी तरीके से न्यायपूर्ण। यानी कि न्यायपूर्ण का मतलब अगर आप पूरे समाज में सबको क्या मिल पाएगा, न्याय मिल पाएगा। यानी कोई किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा। मानवीय, मानवीय यानी कि सभी लोगों में क्या होगी, मानवता की भावना होगी, मानवता की भावना होगी, यानी ह्यूमैनिटी जो एक दूसरे के लिए होनी चाहिए, यानी मानवता की भावना होगी। एंड सस्टेनेबल सोसाइटी, और एक टिकाऊ समाज, यानी जो लंबे समय तक अच्छा समाज चल सके, एक ऐसा समाज बन के निकलेगा अगर हम इन सातों पापों को दूर करके इसमें बिलीव करें तो। His principles continue to inspire individuals and movement around the world seeking to promote justice, equality and moral conduct. उनके सिद्धांत दुनिया भर में, यानी कि गांधी जी के जो सिद्धांत थे वो दुनिया भर में क्या करते हैं, न्याय, समानता और नैतिक आचरण को बढ़ावा देने की कोशिश करने वाले व्यक्ति और आंदोलनों को प्रेरित करते हैं। यानी कि उन्होंने जो ये 7 पाप बताए थे उनसे क्या होता है कि दुनिया भर में क्या प्रमोट कर रहे हैं, वो इसको प्रमोट कर रहे हैं, न्याय को, समानता को और नैतिक आचरण को। और नैतिक आचरण को ये क्या करते हैं कि किसी व्यक्तिगत रूप से और किसी किसमें, मूवमेंट में, यानी कि किसी आंदोलन में उसको बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं या बढ़ावा देते हैं। तो गांधी जी का कॉन्सेप्ट ये था। अब हम देखते हैं गांधी जी के जो 7 कॉन्सेप्ट थे, 7 सिंस, वो कौन से थे। देखो, वेल्थ विदाउट वर्क, डब्ल्यू मीन्स विदाउट, ओके, वेल्थ विदाउट वर्क, science without humanity, commerce without morality, knowledge without character, pleasure without conscience, worship without sacrifice, politics without principle। ये देखिए सीरियल वाइज, ओके, वेल्थ विदाउट वर्क, वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट conscience, प्लेजर विदाउट conscience, knowledge without character, commerce without morality, knowledge without morality, अरे सर जी कौन है ये, बार बार डिस्टर्ब कर अबे रहा वही है। प्रशांत, क्या दिक्कत है भाई? अबे में रहना अपनी यार, थोड़ी
So wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, religion without sacrifice, politics without principles. यानी wealth without work. Wealth without work means यानी बिना काम के धन अर्जित करना, यानी बिना काम के धन संपत्ति अर्जित करना. प्लेजर विदाउट कंसाइंस, प्लेजर विदाउट कंसाइंस यानी बिना किसी विवेक के बिना आनंद, यानी ऐसे जीना कि आपके पास कोई विवेक नहीं हो फिर भी आप आनंद ले रहे हो. नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, नॉलेज विदाउट करेक्टर, चरित्र के बिना ज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान. कॉमर्स विदाउट मोरलिटी, नैतिकता रहित यानी नैतिकता के बिना वाणिज्य, यानी धन संपत्ति, नैतिकता के बिना कॉमर्स वाणिज्य. साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी यानी मानवता के बिना विज्ञान, मानवता के बिना विज्ञान. रिलीजियन विदाउट सेक्रीफाइस, रिलीजियन विदाउट सेक्रीफाइस यानी बिना त्याग बिना धर्म. पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, सिद्धांत विहीन राजनीति, सिद्धांत विहीन राजनीति. नाउ गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड जहां हम देखेंगे वेल्थ विदाउट वर्क, वेल्थ विदाउट वर्क. दिस sin refers to the accumulation of wealth without contributing to society through work. In today's society, this can be seen in cases of corruption and fraud, where individuals or corporations amass wealth through illegal or unethical means. यानी कि यह पाप समाज में काम के माध्यम से योगदान दिए बिना, यानी कि बिना ही कोई काम किए धन संचय करने का संदर्भित करते हैं. यानी धन को अर्जित करना, एक अच्छी खासी वेल्थ को अर्जित करना, अच्छा खासा पैसा अर्जित करना, कमाना, उसको संदर्भित करता है या उसको बताता है. इस पाप में क्या है कि आप बिना किसी काम के भी आप क्या कर रहे हो, पैसा इकट्ठा कर रहे हो, आप कोई भी काम किए बिना उस चीज का पैसा ले रहे हो. इन टूडेज सोसाइटी दिस कैन बी सीन इन केसेस ऑफ करप्शन एंड फ्रॉड वेयर इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस अमास वेल्थ थ्रू इलीगल और अनएथिकल मीन्स. यानी कि आज के समाज में दिस कैन बी सीन इन केसेस ऑफ करप्शन एंड फ्रॉड, आज के समाज में इसे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के रूप में देखा जा सकता है. यानी कि भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के रूप में देखा जा सकता है. इसका मतलब क्या है, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मतलब क्या है, वेल्थ विदाउट वर्क वेयर इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन अमास वेल्थ थ्रू इलीगल और अनएथिकल मीन्स, जहां पर व्यक्ति या कोई भी निगम क्या कर रहा है, अवैध या अनैतिक तरीकों से धन संचय करते हैं. यानी कि इसका मतलब क्या होगा वेल्थ विदाउट वर्क का, कि इस पाप को हम इस रूप में देखेंगे कि आपने कोई भी काम नहीं किया, आप किसी भी काम को नहीं कर रहे हो, लेकिन उस चीज का पैसा अर्जित कर रहे हो. तो आजकल जो है, आजकल हम देखते हैं कि आजकल सबसे ज्यादा क्या है, फ्रॉड और करप्शन, फ्रॉड एंड करप्शन यानी भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी, वही आजकल चल रहा है. आप लोगों को बता दें कि धोखाधड़ी में मतलब जैसे कि आजकल फ्रॉड चल रहा है कि ऑनलाइन आप यूपीआई पे आप इतने ट्रांसफर कर दीजिए, ये देंगे हम, आप इतने ट्रांसफर कर दीजिए, ये देंगे. तो ये सब क्या है, धोखाधड़ी. और धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आप अगर इस काम, जबकि उस इंसान को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार में क्या होगा कि किसी इंसान को एक जॉब है और वो जॉब कर रहा है, लेकिन उसको क्या मिल रहा है, उस जॉब करने का पैसा मिल रहा है, लेकिन वो अपनी जॉब पूरे तरीके से नहीं करता, अपनी जॉब को पूर्ण रूप से नहीं करता है. लेकिन आप उसका जो काम है, वो काम करने के लिए अगर आप उस काम को कराने के लिए जा रहे हो, अगर मान लीजिए किसी विभाग में, किसी डिपार्टमेंट में कोई क्लर्क है, उसका काम क्या है, लोगों की अगर किसी अकाउंट्स में है तो उसका काम क्या होगा, सैलरी बनाना, पेरोल करना. तो किसी विभाग में अगर वो क्लर्क है और उसका काम है सैलरी बनाना, तो आप देखोगे कि नई ज्वाइनिंग जब होती है, जब भी नई ज्वाइनिंग होती है गवर्नमेंट्स में, गवर्नमेंट्स एग्जाम के बाद जब गवर्नमेंट जॉब लगती है, तो उसमें जब नई ज्वाइनिंग होती है तो आपकी सैलरी बनने में 2 से 3 महीने का टाइम लगता है. आपकी सैलरी को गवर्नमेंट जो ट्रेजर से आता है पैसा, वहां पे रजिस्टर्ड होने में 2 से 3 महीने का टाइम लगता है. और ये लगा लेते हैं, वैसे लगता नहीं है, 1 महीने से ही लग जाता है सैलरी. तो फर्स्ट सेंट्रल में फर्स्ट मंथ से ही लग जाती है, स्टेट में थोड़ा टाइम लगा लेते हैं. बट वो लोग क्या करते हैं, आपकी सैलरी को नहीं लगाते और आप परेशान होंगे. आपने 1 महीने जॉब कर ली विदाउट सैलरी, 2 महीने जॉब विदाउट जॉब विदाउट सैलरी जॉब कर ली, तो आप लोग फिर परेशान होने लगते हैं. फिर आप उसके पास जाओगे तो वो आपसे क्या करेगा, जो काम उसका है, जिसके लिए सरकार उसको पैसा दे रही है, पहले से ही उसको सैलरी प्रोवाइड करा रही है, उसको सैलरी पे कर रही है उस काम के लिए, कि उसका काम क्या है, लोगों की सैलरी बनाना, लोगों की सैलरी रजिस्टर्ड करना, नए आ रहे हैं तो उनकी सैलरी रजिस्टर्ड करना, और अगर कोई पुराना है तो उसका पूरे महीने का हिसाब लगा के और उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी बना के भेजना गवर्नमेंट को, जिससे कि वो ट्रेजरर से या ट्रेजर से पैसा प्रोवाइड करा सके सैलरी के लिए.
लेकिन वो क्या करता है कि आप 2 महीने आपने काम कर लिया विदाउट सैलरी, 3 महीने विदाउट सैलरी आपने काम कर लिया, फिर वो क्या करेगा, आप जाओगे उसके पास कि हमारी सैलरी नहीं लगी, तो वो फिर उस एवज में क्या मांगेगा, आपसे रिश्वत मांगे। रिश्वत का मतलब कि आपसे पैसा मांगेगा, मैं आपकी सैलरी लगवा दूंगा, कल से स्टार्ट हो जाएगी, आप मेरे को इतना पैसा दीजिए, या परसेंटेज भी बोलते हैं कि आप मेरे को इतना परसेंटेज दीजिए। ये सब चलता है। तो इसका मतलब क्या है, सरकार पहले ही उसको पैसा दे रही है जिस काम के लिए वो सरकार से पैसा ले रहा है सैलरी के रूप में, उसका काम ही वो है, लेकिन वो उस काम को करने के लिए सरकार से भी पैसा ले रहा है और उसी काम करने के लिए वो आपसे भी पैसा ले रहा है। तो ये एक एग्जांपल होगा किसका, करप्शन का। और फ्रॉड का भी आगे एग्जांपल देखेंगे, वेयर इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन अमास वेल्थ थ्रू इलीगल और अनएथिकली, जहां पर व्यक्तिगत और निगम रूप से क्या करते हैं, अवैध अनैतिक तरीके से और अवैध तरीकों से क्या करते हैं, पैसों को इकट्ठा करते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल है, आप ये देखिए, इन द रियल वर्ल्ड से एग्जांपल्स हैं, सारे जितने भी एग्जांपल्स आपको दिए जा रहे हैं वो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है और फैक्ट है। ये एग्जांपल्स रियल वर्ल्ड में हैं, तो आप उनको देख सकते हो। इन द 2018 पंजाब नेशनल बैंक स्कैम वेयर फ्रॉडुलेंट लेटर्स ऑफ क्रेडिट वर इश्यूड टू कंपनीज विदाउट एनी अंडरलाइंग ट्रांजैक्शंस रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ ओवर 1.8 बिलियन यूएस डॉलर्स, यानी कि 2018 में पंजाब नेशनल बैंक करके एक स्कैम हुआ था, यानी धोखाधड़ी हुई थी। उसमें क्या हुआ था, बिना किसी लेन देन के कंपनियों को धोखाधड़ी वाले ऋण पत्र जारी कर दिए, यानी बिना उनका कोई भी, जब बैंक आपको लोन देती है तो वो आपसे उसके एवज में कुछ लेती है, आपसे उसके एवज में वो कुछ लेती है। आपके, अगर आप होम लोन लोगे तो आपकी होम के प्रॉपर्टी के पेपर्स रख लेगी वो। अगर आप गोल्ड लोन लेते हो तो उसके गोल्ड के लिए वो आपके गोल्ड रख लेगी, तब आपको लोन देगी, तो उसके एवज में कुछ लेती है। लेकिन इसमें क्या किया था कि उससे बिना कुछ लिए दिए ही उसको लाखों करोड़ों का लोन दे दिया गया। क्रेडिट वर इश्यू टू कंपनीज विदाउट एनी अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन, यानी उसको कुछ, किसी को नहीं पता था, क्रेडिट पत्र जारी कर दिए गए, जिससे क्या हुआ कि उसके बाद जो बैंक थी उसको कितना लॉस हुआ, उस ट्रांजेक्शन की वजह से। उसका निर्णय क्या निकला, उसका निर्णय ये निकला कि जो ट्रांजेक्शन थे, जो बिना किसी भी चीज के दे दिए गए, उनको इतना पैसा दे दिया गया, जिससे कि उस बैंक को 1.8 बिलियन यूएस डॉलर्स, यानी कि 1.8 बिलियन यूएस डॉलर्स, इतना नुकसान हुआ था उस बैंक को, यानी पंजाब नेशनल बैंक को। इससे कम से कम 1.8 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था। 1.8 डॉलर बिलियन यूएस डॉलर्स, इतने का नुकसान हुआ था। ओके गाइस, नेक्स्ट इज प्लेजर विदाउट कंसाइंस, यानी विवेक के बिना आनंद, विवेक के बिना, विवेक रहित या विवेक के बिना आनंद। This sin refers to the pursuit of pleasure without any consideration for the impact it may have on others or the environment. This can be seen in cases of overconsumption, where individuals or societies consume resources beyond what is sustainable or necessary. यानी कि यह पाप दूसरों या पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विचार किए बिना आनंद की खोज को संदर्भित करता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि आप लोग ऐसे काम करते हो कि हम लोग किसी दूसरे की चिंता नहीं करते, और क्या करते हैं, हमें ना पर्यावरण की चिंता है ना दूसरे लोगों की चिंता है कि उनको इससे क्या दिक्कत होगी, क्या तकलीफ होगी। उसके बिना देखे हमें क्या मतलब है, हमें सिर्फ अपना आनंद लेना है, हमें आनंद की खोज में रहते हैं। अगर ऐसा होगा तो एनवायरमेंट को भी हानि होगी और दूसरों को भी हानि होती है। दिस कैन बी सीन इन केसेस ऑफ ओवर कंजम्पशन वेयर इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज कंज्यूम रिसोर्स बियॉन्ड व्हाट इज सस्टेनेबल और नेसेसरी। इसे अति उपयोग के मामले में देखा जा सकता है। ये आजकल सबने देखा होगा, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। आप कहीं भी देखोगे तो ये सब हो ही रहा है, जहां व्यक्ति या समाज संधारणीय आवश्यक से अधिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, यानी जितनों की इनको जरूरत नहीं है वो उससे ज्यादा की उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर इनके इसका एग्जांपल लेके देखें, तो जैसे कि कोई बंदा है जो खरीद सकता है, 4 गाड़ियां भी खरीद सकता है, 4 कार रख सकता है, तो वो अपने, अगर, लेकिन आप ज्यादा गाड़ियां चलाओगे, ज्यादा कार रोड पे होंगी, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, एक तो पॉल्यूशन होगा, उसमें नॉइज पॉल्यूशन होगा और एयर पॉल्यूशन होगा। क्यों, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ेगी गाड़ी, कार्बन मोनोऑक्साइड से एयर पॉल्यूशन होगा, और नॉइज पॉल्यूशन से ध्वनि प्रदूषण भी होगा साथ में। तो लेकिन वो क्या कर रहा है, वो बंदा एक गाड़ी चला सकता था, उसका काम एक गाड़ी में चल सकता था, लेकिन उसके पास इतना पैसा है कि वो 4 गाड़ी भी खरीद सकता है, तो उसने चारों की चारे आनंद के लिए 4 गाड़ियां खरीद ली।
और 4 गाड़ी खरीदने के बाद वो कभी इस गाड़ी से कभी उस गाड़ी से, तो वो सब क्या हो रहा है कि उसमें वो क्या कर रहा है, वो ना तो पर्यावरण की चिंता कर रहा है ना दूसरे लोगों की चिंता कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि वो अपने आनंद की खोज में बिना किसी भी चीज की चिंता के, बिना किसी की चिंता किए हुए, ना पर्यावरण की ना दूसरे लोगों की, वो सिर्फ अपने आनंद में मजे ले रहा है। उसको सिर्फ क्या आ रहा है कि मेरे को बस आनंद आना चाहिए, मेरे को अच्छा लगना चाहिए, तो ये ठीक है। प्लेजर विदाउट कंसर्न यानी विवेक बिना आनंद, यानी जिसके पास कोई विवेक नहीं है, वो सिर्फ आनंद के लिए ही सब कुछ किए जा रहा है। इसका एग्जाम्पल है द इम्पैक्ट ऑफ फास्ट फैशन ऑन द एनवायरमेंट एंड द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स इन द गारमेंट इंडस्ट्री। कि आजकल जो फास्ट फैशन चल रहा है, यानी फास्ट फैशन में कुछ भी चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो इम्पेक्ट कर रहा है किस पे, एनवायरमेंट पे। किस पे इम्पेक्ट कर रहा है, एनवायरमेंट पे। आजकल का जो फास्ट फैशन है वो एनवायरमेंट पे इन्फेक्शन सॉरी इम्पेक्ट कर रहा है। और वो क्या कर रहा था, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स इन द गारमेंट इंडस्ट्री। और वो क्या कर रहा है, जो गारमेंट इंडस्ट्री में, यानी कि जो कपड़ों के कारखानों में, कपड़ों की फैक्ट्रियों में काम करते हैं वर्कर्स, उनका क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, कि उनसे ज्यादा काम लिया जा रहा है, ये सब। नेक्स्ट इज नॉलेज without character. Knowledge without character. This sin refers to the pursuit of knowledge without any moral or ethical grounding. This can be seen in cases of academic fraud where individuals plagiarize or fabricate data to further their careers or gain recognition. यानी knowledge without character, यानी बिना किसी चरित्र के ज्ञान, चरित्र रहित ज्ञान। दिस sin यानी कि यह पाप बिना किसी नैतिक या नैतिक के आधार के ज्ञान की खोज को संदर्भित करता है। यानी जिस ज्ञान का कोई मतलब नहीं, जो नैतिकता के लिए ज्ञान है ही नहीं अच्छा, उस चीज की खोज को बताता है कि विदाउट एनी मोरल और एथिकल ग्राउंडिंग ऐसे ज्ञान की खोज करता रहता है। इसे दिस कैन बी सीन इन केस ऑफ एकेडमिक फ्रॉड। इसे एकेडमिक यानी अकादमिक धोखाधड़ी के मामलों में देखा जा सकता है। वेयर इंडिविजुअल्स प्लेगराइज और फैब्रिकेट डाटा टू फर्दर देयर करियर्स और गेन रिकॉग्नाइजेशन। जहां व्यक्ति अपने करियर को आगे बढ़ाने या मान्यता प्राप्त करने के लिए डेटा की चोरी या जालसाजी करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति वहां पे क्या करते हैं कि अपना अच्छा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वो सब क्या करते हैं, अपना करियर अच्छा बनाने के लिए, आगे के करियर अच्छा बनाने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, या तो डेटा की चोरी करते हैं। डेटा चोरी मतलब अगर किसी को अच्छे नंबर चाहिए तो वो कभी कभी क्या करता है, पेपर आउट होते हैं। पेपर आउट होते हैं, इसका मतलब यही है, पेपर आउट होगा, पेपर आउट होगा तो उसको पेपर मिलेगा, तो वो अच्छे नंबर लाएगा तो वो हो जाएगा। और क्या करेंगे, ज्ञान और जालसाजी करते हैं, जालसाजी भी कर सकते हैं अपने भले के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, पेपर आउट कराएंगे। अगर एग्जाम्पल में देखो तो एक अभी हाल फिलहाल में आप देख लो तो अभी नीट के एग्जाम में ही हुआ था। कि नीट के एग्जाम में क्या हुआ था, नीट के एग्जाम में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ऐसा तो नहीं हुआ था बट सॉरी, नीट के में नहीं, अभी यूपी प्लस के एग्जाम में हुआ था। जो अभी यूपी प्लस का एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि जो पेपर था वो पहले ही आउट कर दिया गया, पेपर आउट कर दिया गया। और वो जब सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट के सेकंड फर्स्ट शिफ्ट जब चल रही थी तभी सेकंड शिफ्ट का पेपर आउट कर दिया गया। मतलब क्या हुआ कि उन लोगों ने अपने फायदे के लिए दूसरों के भविष्य की चिंता नहीं की, और जो जिनके पास लास्ट ऑप्शन था या जिनके पास लास्ट मौका था, तो उन सबका क्या हुआ, उनका नुकसान हुआ। अब जो हो सकता है उनका पेपर अच्छा हुआ हो उस टाइम, जो पेपर कैंसिल कर दिए गए उस टाइम वो पेपर अच्छा हुआ हो, लेकिन जब दोबारा पेपर हो तो उस टाइम उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ। जैसे जैसे किसी का लास्ट अटेम्प्ट है तो उसका क्या हुआ, ये नुकसान हुआ। तो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने फायदे के लिए, ये एकेडमिक फ्रॉड में सबसे ज्यादा आ रहा है कि अपने फायदे के लिए लोग क्या कर रहे हैं, अपने करियर के लिए कुछ भी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, जालसाजी कर रहे हैं, ये सब। इसका एग्जाम्पल है इन द 2020 in the 2011 Harvard University cheating scandal where over 100 students were implicated in a cheating scandal involving a टेक होम एग्जाम। यानी कि 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक धोखाधड़ी कांड यानी चीटिंग स्कैंडल हुआ था, जहां पर चीटिंग करते कुछ बच्चे पकड़े थे। वेयर ओवर 100 स्टूडेंट वर इम्प्लिकेटेड इन अ चीटिंग स्कैंडल इन्वॉल्विंग अ टेक होम एग्जाम। यानी कि वहां 100 से अधिक ऐसे छात्र थे जो अपने घर से ही एग्जाम दे रहे थे, अपने घर से ही एग्जाम दे रहे थे, या एग्जाम को घर ही ले गए, वो घर जाके ही एग्जाम करने लग गए। यानी कि 100 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2011 में, जिन्होंने एक धोखाधड़ी का कांड किया था, जिसमें क्या हुआ था कि 100 से ज्यादा जो बच्चे थे वो अपने एग्जाम को घर से कर रहे थे, यानी चीटिंग के साथ कर रहे थे। नेक्स्ट इज कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। कॉमर्स विदाउट morality. This sin refers to the pursuit of profit without any consideration for moral or ethical principle. This can be seen in cases of exploitative labor practices where companies prioritize profit over fair wages and safe working conditions for their employees. यानी कि यह ऐसा है कि नैतिकता के बिना वाणिज्य,
वाणिज्य यानी कि जो आप इंडस्ट्रीज हैं उनमें, यानी इसमें क्या होगा कि यह पाप नैतिक या नैतिक सिद्धांतों पर विचार किए बिना लाभ कमाने की कोशिश को दर्शाता है। यानी कि यह क्या करता है कि बिना किसी के नैतिक दर्शन के या बिना किसी नैतिक सिद्धांतों के सिर्फ क्या सोचता है कि मेरे को लाभ कैसे होगा, कैसे मेरे को लाभ होगा। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि नैतिक चीजें क्या है, क्या लोगों के लिए अनैतिक होगा, क्या नैतिक होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मेरे को फर्क पड़ता है तो किससे, कि लाभ हम कैसे कमा सकते हैं। This can be seen in cases of exploitative labor practices where companies prioritize profit over fair wages and safe working conditions for their employees. यह शोषणकारी श्रम प्रथाओं के मामलों में देखा जा सकता है। यानी शोषणकारी यानी कि जहाँ पे लोगों का शोषण किया जाता है, यानी कि वहां काम दिया जा रहा है आपसे 10,000 का, लेकिन आपको सैलरी दी जा रही है 5,000 की, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, शोषण है। तो ये सब क्या देखा जा सकता है, शोषण के उसमें देखा जा सकता है। वेयर कंपनीज प्रायोरिटाइज प्रॉफिट ओवर फेयर वेजेस, जहां पर कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए उचित वेतन और सुरक्षित कार्य स्थिति पर लाभ को प्राथमिकता देती है। यहाँ पर यानी जहां पर वो कंपनियां सिर्फ क्या करती हैं, अपना लाभ देखती हैं, ना तो उनके लिए उचित वेतन का निर्णय करती है। उचित वेतन यानी जो उनका बनना चाहिए, जैसे अभी मैं बताया अगर 10,000 का काम ले रहे हैं तो उनको 10,000 की जगह 5,000 देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को प्रॉफिट चाहिए बस। तो वो लोग क्या करते हैं कि उचित वेतन और अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए फेयर वेजेस और सेफ वर्किंग कंडीशन, यानी कि ऐसा माहौल बनाने के जहाँ पे वो लोग सेफ फील करें, उन्हें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट को प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी कि अपने लाभ को वो क्या रखते हैं, पहले नंबर पर रखते हैं। उनके लिए एम्प्लॉयज की सेफ्टी, एम्प्लॉयज का फेयर वेजेस, एम्प्लॉय के एथिकल गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं करता। सिर्फ वैल्यू करता है तो क्या, प्रॉफिट ऑफ कंपनी। तो इसका एक एग्जांपल था the Rana Plaza building collapse in Bangladesh in 2013, where over 1,100 garment workers were killed due to poor working condition in a building that housed several clothing factories। यानी कि एक राना प्लाजा करके बिल्डिंग थी बांग्लादेश में, 2013 में कोलैप्स हो गई, यानी कि गिर गई थी 2013 में। वहां पर 1100 गारमेंट वर्कर्स, यानी कि जो वहां पे गारमेंट्स की फैक्ट्रियां थी, वहां पे उस गारमेंट फैक्ट्री के वहां पे 1100 गारमेंट वर्कर मर गए थे, सिर्फ किस वजह से कि वहां पे पुअर वर्किंग कंडीशंस थी उस बिल्डिंग में। यानी कि जो बिल्डिंग थी वो जर्जर थी, सेफ नहीं थी, वो कभी भी गिर सकती थी, लेकिन फिर भी लोग वहां पे क्या करा रहे थे, उसमें काम करा रहे थे। दैट हाउस सेवरल क्लोथिंग फैक्ट्री, उसी जो प्लाजा में जो एकदम बेकार हो चुका था, वहां पर वो बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही थी, कुछ क्लोथिंग फैक्ट्रियां चल रही थी जिसमें लोग काम करते थे गारमेंट वर्क से, और वो 2013 में कोलैप्स हो गई थी बांग्लादेश में, जिसमें 1100 गारमेंट वर्कर्स मारे गए थे। सिर्फ किस वजह से कि जो फैक्ट्री के ओनर्स थे उन्होंने क्या किया था कि वहां पे सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा, कि अगर बिल्डिंग पुरानी होगी तो बिल्डिंग को चेंज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ क्या देखा, अपना प्रॉफिट, कि हाँ मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, हमको प्रॉफिट मिल रहा है, हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो हम सिर्फ काम करा रहे थे। इस वजह से 1100 लोगों की जान गई। राना प्लाजा नाम से वो बिल्डिंग थी बांग्लादेश में। नेक्स्ट इज साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी यानी मानवता के बिना विज्ञान। This sin refers to the pursuit of scientific knowledge without any consideration for its impact on human well-being or the environment. This can be seen in cases of unethical experimentation where scientific research is conducted without regard for the safety or dignity of human subjects. यानी कि यह पाप मानव के कल्याण के लिए या पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में विचार किए बिना वैज्ञानिक ज्ञान की खोज को संदर्भित करता है। यानी इसमें क्या होता है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि पर्यावरण पर क्या असर होगा, लोगों पर क्या असर होगा, तो वो सिर्फ क्या करते हैं, एक वैज्ञानिक खोज में, विज्ञान की खोज में, इस चीज में लगे रहते हैं। और वो सिर्फ, उनसे फर्क नहीं पड़ता कि आप वो पर्यावरण पे उससे हानि होगी, लोगों को हानि होगी या नहीं होगी, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ इसी में लगे रहते हैं कि हाँ पर्यावरण, उनको सिर्फ एक ऐसी खोज करनी है जो विज्ञान के नाम में अच्छी खासी हो। दिस कैन बी सीन इन केसेस ऑफ अनएथिकल एक्सपेरिमेंटेशन where scientific research is conducted without regard for the safety or dignity of human subject। यह अनैतिक प्रयोगों के मामलों में देखा जा सकता है जहां पर मानव विषयों की सुरक्षा या गरिमा की परवाह किए बिना वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाता है। यानी कि यह उन विषयों में देखा जा सकता है जहां पे अनैतिक रूप से क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, अनैतिक रूप से एक्सपेरिमेंटेशन होता है। वो ये नहीं देखते कि ये मानव समाज के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी गरिमा के लिए क्या होगा, कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। जैसे कि सब लोग ये मानते हैं कि जो कोविड वायरस आया था वो चाइना की किसी लैब से आया था, चाइना की किसी लैब से आया था। तो कोविड वायरस को यही माना जाए तो हम इसे एक अनएथिकल एक्सपेरिमेंटेशन में डाल सकते हैं। जो सबके अलग अलग फैक्ट है, मैं बोल नहीं रहा कि वहीं से आया था, बट जैसा बोलते हैं कि वो चाइना की एक लैब से बाहर आया था, तो वो लोग क्या कर रहे होंगे, इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे।
तो उसका क्या हुआ? तो उससे क्या हुआ? मानव समाज के लिए खतरा हुआ, इतनी बड़ी बीमारी फैल गई पूरे विश्व में, सिर्फ इसलिए कि वो एक अनएथिकल एक्सपेरिमेंटेशन था। उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि अगर ये फैला तो लोगों के लिए कितना नुकसानदायी हो सकता है। उन्होंने सिर्फ अपना एक्सपेरिमेंटेशन या अपना एक्सपेरिमेंट ट्राई करते रहे और वो एक खतरनाक बीमारी के रूप में बाहर आ गया। तो वो लोग क्या करते कि कोई ऐसी रिसर्च करना, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना साइंटिफिकली जो विदाउट ह्यूमैनिटी, यानी बिना किसी मानवता के, उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता कि मानव पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके रहने सहने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो सिर्फ एक ऐसा उन्होंने किया बस। और उसका एग्जाम्पल देखिए, द टस्की syphilis study where African American men were used as a subject in a study on the natural progression of untreated syphilis without informed consent or proper media medical treatment। यानी एक टस्की सिफिलिस स्टडी थी, यानी टस्केसी सिफिलिस स्टडी थी जिसमें अफ्रीकी और अमरीकी पुरुषों को बिना सूचित सहमति या उचित चिकित्सा उपचार के, यानी बिना उनके कंसेंट के, बिना उनको बताए कोई भी उपचार के, अनुपचारित सिफिलिस की प्राकृतिक प्रगति पर अध्ययन के लिए विषय के रूप में इस्तेमाल किया गया। यानी उनको एक ऐसे विषय के रूप में इस्तेमाल किया गया बिना उनके कंसेंट के, बिना उनको बताए। उन पर सिर्फ क्या इस्तेमाल किया गया कि एक अनौपचारिक, यानी वो सिर्फ एक ये चीज देख रहे थे कि अनट्रीटेड सिफिलिस एक बीमारी थी जिसपे अनट्रीटेड सिफिलिस, उस पे वो क्या कर रहे थे, उसका नेचुरल प्रोग्रेशन देख रहे थे बिना उनको इन्फॉर्म किए, बिना उनका कंसर्न लिए हुए, बिना उनका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट के। उनको इस बीमारी का इलाज भी नहीं पता था कि इसका एंटीडोट क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। वो फिर भी उनको सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे उन पर, उन लोगों पर, अमेरिकन और अफ्रीकन मैन पर, जो टस्की सिफिलिस स्टडी थी उसमें। टस्केसी सिफिलिस स्टडी जिसमें वो सिर्फ ये देख रहे थे उसका नेचुरल प्रोग्रेशन क्या होगा। उन्होंने उन लोगों को ऐसे इस्तेमाल किया जैसे कि कोई भी एंटीडोट या कोई भी वायरस या कोई भी दवाई बनाने से पहले जानवरों पे गया था। उन्होंने ह्यूमन को एक जानवरों के रूप में एक ऐसे इस्तेमाल किया कि उनको बिना बताए, उनका किसी भी कंसेंट, उनका कोई भी विदाउट प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, उन पर एक्सपेरिमेंट करते गए। नेक्स्ट इज religion without sacrifice. Religion without sacrifice. This sin refers to the pursuit of religious belief without any corresponding sacrifice or commitment to helping others. This can be seen in cases of religion extremism, where individuals or groups use their religion's belief to justify act of violence or discrimination against others। यानी कि यह पाप धार्मिक मान्यताओं का अनुसरण करने से संबंधित है बिना किसी बलिदान या दूसरों की मदद करने की प्रतिबद्धता के। यानी इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पे दंगे करते हैं, फसाद करते हैं और लोगों में क्या करते हैं, मतभेद कराते हैं। तो ये उससे रिलेटेड है कि रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस। ओके, दिस कैन बी सीन इन केसेस ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीम्स where individuals or groups use their religion beliefs to justify acts of violence or discrimination against अदर। यानी कि जहां व्यक्ति या समूह दूसरों के खिलाफ हिंसा या भेदभाव के कृत्य को सही ठहराने के लिए अपने धार्मिक मान्यताओं का उपयोग करते हैं। यानी कि वो सिर्फ क्या करते हैं कि खुद को सही ठहराने के लिए कि हाँ हम बस सही हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने रिलीजियस बिलीफ को एक हथियार बना के ऐसे करते हैं दूसरों के खिलाफ यूज कि उनको हानि हो। इसका एग्जाम्पल है एक, देखिए, in the 2019 Easter Sunday bombings in Sri Lanka, where over 250 people were killed and hundreds more injured in a series of coordinated suicide bombings targeting churches and hotels। श्रीलंका में, यानी श्रीलंका में 2019 में ईस्टर के संडे को, ईस्टर का संडे था, उस दिन क्या हुआ था, बम विस्फोटों में चर्च और होटलों को निशाना बनाकर किया गया था। यानी चर्च और होटलों को बम विस्फोट ये निशाना बनाकर वहां पर किया गए थे, बम विस्फोट किए गए थे। और आत्मघाती बम विस्फोटों की एक श्रृंखला में लोग मारे गए थे। कितने लोग, यानी कि जो बम विस्फोट किए थे उसमें कितने लोग मारे गए थे, 250 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। और उस बम विस्फोट में क्या हुआ था कि उन्होंने धार्मिक रूप से, धार्मिक के नाम पे 2019 में ईस्टर संडे के दिन श्रीलंका में बॉम्बिंग की, वो सुसाइड बॉम्बर बन के आए और उन्होंने होटलों और चर्चिस को क्या किया, टारगेट किया और वहां पर बॉम्बिंग की, सुसाइड बॉम्बिंग की। और उसमें क्या हुआ था, 250 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। This sin refers to the pursuit of political power without any regard for moral or ethical principles. This can be seen in cases of political corruption where politicians use their power for personal gain
और टू फर्दर देयर ओन इंटरेस्ट रेदर देन सर्विंग द नीड्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, यानी सिद्धांत विहीन, सिद्धांत रहित राजनीति, यानी बिना किसी सिद्धांत के, बिना किसी चीज के, बिना किसी नैतिक सिद्धांत के वो लोग क्या करते हैं, राजनीति करते हैं। यानी यह पाप नैतिक सिद्धांतों की परवाह किए बिना सिर्फ क्या करता है, राजनीतिक सत्ता की खोज को संदर्भित करता है। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता पाने के लिए, यानी सरकार में आने के लिए कुछ भी करते हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आता क्या सही है और क्या गलत। दिस कैन बी सीन इन केसेस ऑफ पॉलिटिकल करप्शन, यह किस मामलों में देखा जा सकता है, राजनीतिक भ्रष्टाचार के रूप में देखा जा सकता है, राजनीतिक भ्रष्टाचार के रूप में देखा जाता है। वेयर पॉलिटिशियंस यूज देयर पावर फॉर पर्सनल गेन और टू फर्दर देयर ऑन इंटरेस्ट, जहां राजनेता अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने मतदाताओं की जरूरतों को पूरा करने के बजाय, यानी कि वो लोग क्या करते हैं कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल, जो चीज उनको जनता के लिए करनी चाहिए वो उसके लिए ना करके वो सिर्फ क्या करते हैं कि अपने लिए, अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लाभ के लिए ये सब काम करते हैं। जैसे कि आजकल तो ये अगर गांव की हालत देखें तो कोई एक मामूली सा प्रधान भी है, अगर उसको पैसा आ रहा है तो वो गांव में ना लगाकर सिर्फ क्या करता है, वो खुद से बस अपने लिए लाभ दिखाएगा कि हाँ मेरे को इससे इतना पैसा मिलेगा, मेरे को ये करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि वो सिर्फ जो काम उसको जनता के लिए करना चाहिए था वो जनता के लिए नहीं करता, और वो सिर्फ क्या करता है, अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने मन के लिए, जो भी उसे अच्छा लगता है वो सिर्फ उसे पूरा करने में लगा देता है। उसे उनकी चिंता नहीं होती, जिन्होंने उसे वोट दिया है, जो जनता है, उसे उससे कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए उस चीज को यूज करता है, अपनी पावर को गलत तरीके से यूज करता है। इसका एग्जाम्पल द वाटरगेट स्कैंडल in the United States in the 1970s, where President Nixon and his administration were implicated in a series of illegal activities, including wiretapping and vulgarly in attempt to sabotage their political opponents। यानी 1970 के दशक में, यानी 1970 में यूएसए में एक वाटरगेट कांड हुआ था, यानी एक वाटरगेट स्कैंडल हुआ था, जो जानते हैं, जिसमें राष्ट्रपति यानी वहां के जो प्रेसिडेंट थे निक्सन और उनके प्रशासन को और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि जो उनके और भी लोग थे, जैसे और भी मिनिस्टर्स थे और भी कुछ एम्प्लॉयज होंगे या कुछ ऑफिसर्स होंगे, वो थे। उन्होंने क्या किया था, एक, यानी उनके जो क्या थे, पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, यानी कि राजनीतिक उनके जो विपरीत लोग थे, यानी उन्होंने उनको नुकसान पहुंचाने के प्रयास में क्या किया था, एक तो वायर टेपिंग और चोरी सहित कई अवैध गतिविधियों में फंसाया था। यानी उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने दूसरे जो थे राजनेता, जितने भी राजनेता थे, तो उन्होंने उस टाइम क्या किया था कि उस टाइम उन्होंने किया था कि उन्होंने अपने विपरीत विरोधियों को फंसाने के लिए, जो उनके विरोधी थे यानी दूसरी पार्टी के लोग थे, तो उनको फंसाने के लिए उन्होंने और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, उन लोगों को गलत चीजों में फंसाने लग गए, वायर टेपिंग में, चोरी में, कई अवैध गतिविधियों में फंसाने लग गए। यानी उनके ऊपर ये लग गए कि वो उनको गलत चीजों में फंसाने लग गए। व्हाट वाज गांधी मोस्ट फेमस कोट, यानी कि गांधी जी का जो मोस्ट फेमस कोट है वो क्या है, व्हाट वाज गांधी मोस्ट फेमस कोट, तो वो कोट है ये, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर, एंड आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड फ्लाई। यानी कि आप ऐसे जियो जैसे कि कल मरने वाले हो, यानी कि आप अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे कि कल ही मरने वाले हो। लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर, और ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा जीने वाले हो। यानी आप अगर कोई भी चीज सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो उसको ऐसे सीखो जैसे कि आप हमेशा के लिए जीने वाले हो। एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, आंख के बदले आंख लेने से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, आंख के बदले आंख लेने से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर, एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड। यानी कि आप ऐसे जियो जैसे कि आप कल ही मरने वाले हो, ऐसे सीखो जैसे कि आप हमेशा जीने वाले हो, और आंख के बदले आंख लेने से पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, अंधी हो जाएगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन में इतना ही था। आज हमने देखा गांधी जी के 7 सिंस। ओके।